हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 7। और भाई जिसने भी अभी तक प्रीवियस जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया अभी तक हमारे कितने 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं वो ज़रूर से ज़रूर कर लेना। और भाई आज का हमारा क्योट है डोंट वरी यू आर नॉट अलोन। मतलब आप पढ़ रहे हो ना भाई, ये आप पे प्रेशर मैं मान सकता हूँ क्योंकि ये भाई मेरे पे भी है। तो आप भाई ये मत सोचो कि मैं हूँ, भाई आपके साथ ना 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चा तैयारी कर रहा है। तो जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही है ना सेम उनको भी है। ये है कि भाई किसी को ज़्यादा है किसी को कम है। और भाई ये क्यूएट इसलिए लाता हूँ कि आप ना मोटिवेशन फील कर सको। और भाई वीडियो अगर स्टार्ट करिए ना तो पूरी देखना, नहीं तो भाई अभी से भाग जाओ क्योंकि अभी भाग ही तो रहे हो तुम, कभी वहाँ पर फिर भाग जाओ, क्या ही जाएगा। तो भाई अगर वीडियो शुरू करिए तो पूरी देखना, नहीं तो भाई फिर से जा सकते हो। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको पढ़ना होगा फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ कि बस जिसको कदर है वो कर लेगा, जिसको कदर नहीं है फिर वो बोलेगा 1 नंबर से 2 नंबर से 10 नंबर से रह गया। तो भाई पढ़ लो या मत पढ़ो, करो तो इतनी शिद्दत से करो कि भाई कोई आपसे आगे ना निकल सके, और ना करो तो भाई छोड़ो, फिर अपना कुछ और काम करो यार, गेम वेम खेलो, पबजी सब्जी, ठीक है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 मैचेस वर नॉट हेल्ड इन विच स्टेट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाऊंगा, चिंता मत करना। एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ। तो देखो फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप था वो कहाँ कहाँ पर हुआ था। एक तो मैं फीफा के बारे में बता देता हूँ पहले। फीफा फीफा जो ये बनाया गया था ना, ये कहाँ पर बना था, एस्टेब्लिश मतलब ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था फ्रांस में। अब आप पूछोगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में। अच्छा स्विट्ज़रलैंड में ना मैंने आपको 2 और उनके करवाए थे। एक तो करवाया था इसका ये स्विट्ज़रलैंड कहाँ पर था, लुइसवाने में। लुइसवाने स्विट्ज़रलैंड में का। एक तो था ओलंपिक का हेडक्वार्टर था, और एक था हमारा बॉक्सिंग का, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन का, वो हमें यहाँ पर लुधियाना में देखने को मिल रहा है। ये हमने पहले ही करवा दिया है। अच्छा जो फीफा है, फीफा का मोटो क्या है, मोटो फॉर द गेम, इसका मोटो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, फॉर द वर्ल्ड। तो जो ये अंडर 17 हुआ था ना, ये कहाँ कहाँ पर हुआ था, एक तो उड़ीसा में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था और गोवा में हुआ था। ये 3 जगह में हुआ था, उड़ीसा, गोवा और महाराष्ट्र। लेकिन ये गुजरात में हमें देखने को नहीं मिला था। तो राइट आंसर है कहाँ पर नहीं हुआ था, देखो वर नॉट हेल्ड, तो ये गुजरात में हमें देखने को नहीं मिला है। अगला हमारा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द को ऑथर्स ऑफ द बुक क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। तो यह किसकी बुक है। तो आज ना मैं आपको ये बॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स हैं ना उनकी सभी की सभी जो किताबें हैं वो याद करवा देता हूँ। मतलब जो फिल्मों से रिलेटेड हैं थोड़े है, उनकी मैं सभी की सभी किताबें करवा देता हूँ। भाई मेरा काम मैं याद भी करवाऊंगा, चिंता मत करना। इतनी बार रिवाइज करवा दूंगा ना भाई, जिसने पिछली 6 क्लासेज देखी हैं उनको पता ही है मैं कितनी ज़्यादा रिविजन करवाता हूँ, क्योंकि रिविजन इज़ द की टू सक्सेस। तो चलिए बॉलीवुड एक्टर्स बुक्स। तो देखो इसमें हमारी पहली कौन सी है, इसमें पहली तो है आई एम नॉट मसीहा। आई एम नॉट मसीहा, ये है सोनू सूद की, सोनू सूद। देखो इसको कैसे याद करोगे, इन्होंने ना 2020 में क्या किया था, पहले ना एक बार मैं लिखवा देता हूँ, बाद में करवाऊंगा सभी को। टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबल ट्रू लाइफ स्टोरी। और ये ऑटोबायोग्राफी है, पहले ही बता चुका हूँ ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या अंतर है। ये है ऑटोबायोग्राफी, ये वाइकिन के द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है आर्नोल्ड श्वेजेनेगर की है ये बुक।
अगले हमारे हैं द किस ऑफ माई लाइफ, द किस ऑफ माई लाइफ। ये भी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। इसको AB से लिख लेना, ऑटोबायोग्राफी है। ये किसकी है भाई, इमरान हाशमी की इसका तो पता ही होना चाहिए था, इमरान हाशमी की। भाई ये सभी पूछी हुई है। अगली है हमारी खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला। ये हमारे ऋषि कपूर की, ऋषि कपूर, कपूर। अगली हमारी एनीथिंग बट खामोश, एनीथिंग बट खामोश। ये किन की है, ये है शत्रुघ्न सिन्हा की, शत्रुघ्न सिन्हा। अगली हमारी रोमांसिंग विद लाइफ, रोमांसिंग विद लाइफ। ये हमारी किन की है, ये हमारी देवानंद की, देवानंद। अगली है एन शूटेबल बॉय, एन शूटेबल बॉय। ये है करण जौहर की, करण जौहर। अगली है मिसिज फनी बोन, मिसिज फनी बोन्स। ये किन की है, ट्विंकल खन्ना, जो अक्षय कुमार की पत्नी है, ट्विंकल खन्ना। अगला है द ग्रेट इंडियन डाइट, द ग्रेट इंडियन डाइट। ये किन की है, ये शिल्पा शेट्टी की, शिल्पा शेट्टी। इसमें ना आपके लगभग लगभग सभी एक्टर्स की मैं कवर करवा रहा हूँ एक ही बारी में। अगला है अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड। ये है प्रियंका चोपड़ा की, प्रियंका चोपड़ा। और 11वीं अगला है सच कहूँ तो, इसको हिंदी में लिख दूँ, सच कहूँ तो। ये किन की है, ये है नीना गुप्ता की, नीना गुप्ता। तो देखो इनको आप कैसे याद रख सकते हो, एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो आई एम नॉट मसीहा, इन्होंने क्या किया था भाई, जब हमारा कोविड लगा हुआ था ना, कोविड 2022, ये ना मैं आपको याद कर रहा हूँ, तो इन्होंने बहुत सारे मजदूरों को ना घर पे भेजा था। तो मजदूर इनको क्या कहने लगे थे, मसीहा, मसीहा कहने लगे थे सोनू सूद जी को। तो यहाँ पर आई एम नॉट मसीहा इन्होंने उस टाइम पे ये किताब लिखी थी। अगला है टोटल रिकॉल, टोटल रिकॉल इनके तो भाई आपको पता ही होनी चाहिए। टोटल आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने टोटल जिम, जो जिम है उसको कहाँ पर पहुँचा दिया, पूरी की पूरी जिम इंडस्ट्री को कहाँ पर पहुँचा दिया। तो टोटल रिकॉल आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। द किस ऑफ माई लाइफ, ये तो भाई पता ही होगा, इनकी सारी ऑफ माई लाइफ इनका आपको पता ही है भाई, इनकी हर एक फिल्म में क्या होता है। तो इमरान हाशमी, ये तो आप खुद सीधा याद रख सकते हो। अगली है खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला है ऋषि कपूर जी की। तो ऋषि कपूर है, वो ऋषि हैं, ऋषि कहाँ पर बैठते हैं, खुल्लम खुल्ला, खुली जगह पे बैठते हैं, जंगलों में बैठते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, खुल्लम खुल्ला ऋषि हैं, वो कहाँ पर बैठते हैं, जंगलों में। अगला एनीथिंग बट खामोश, खामोश। तो भाई जब ये खामोश, वैसे भी इनका डायलॉग है शत्रुघ्न सिन्हा का, जो सीधा जानते हैं। वैसे आप याद रख सकते हो, शत्रुघ्न, गन, गन होती है ना तो सब खामोश हो जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं, गन देखते ही सब खामोश हो जाते हैं। अगली है रोमांसिंग विद लाइफ, रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद जी की है। तो जब आप रोमांस करते हो ना, रोमांस, रोमांस करते हो तो आपको क्या आता, आनंद, आनंद आता। तो रोमांसिंग विद लाइफ आनंद। अगली है अनशूटेबल बॉय, जो अनशूटेबल हो, करण जौहर। आपको पता है भाई, ये थोड़े हैं ना मतलब ये मतलब भाई एक लड़को जो आदमियों वाली हरकत है ना, ये नहीं करते। आप इनको देखोगे तो थोड़े है ना ये और टाइप के लगते हैं। तो ये अनशूटेबल है, अनशूटेबल से लगते हैं। तो अनशूटेबल वो है करण जौहर। अगला है मिसिज फनी बोन्स, मिसिज फनी बोन्स है ट्विंकल खन्ना। तो ट्विंकल, ट्विंकल होता है, ट्विंकल, ट्विंकल मतलब आप इसको कैसे याद करो, इसको ना आप सीधा याद कर लो भाई, क्योंकि इसी ट्रिक ना काफ़ी गड़बड़ में बना दूंगा मैं। तो
मिसिज फनी बोन से ट्विंकल खन्ना। अगली है द ग्रेट इंडियन डाइट। आपको पता है भाई शिल्पा शेट्टी कितनी ज़्यादा जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो भाई और वे बहुत सारी डाइट्स हैं और बहुत सारी एक्सरसाइज है वो भी बताती हैं, कितनी पतली सी है ना वो। तो द ग्रेट इंडियन डाइट शिल्पा शेट्टी की है। अनफिनिश्ड, इनका ना अब ये क्या था, प्रियंका चोपड़ा की है। जब ये ना भारत में काम कर रही थी तो कोई इनको कहते यार इनका ना फिनिश हो चुका, काम फिनिश हो चुका, अब ये नहीं है। फिर भाई ये कहाँ गई, ये हॉलीवुड में चले गई। तो इन्होंने लिखा मेरा काम अभी अनफिनिश है, बेशक मैं हॉलीवुड में चली गई हूँ, तो अनफिनिश्ड। अगला है सच कहूँ तो। सच कहूँ तो ये आप सीधा याद करना, नीना गुप्ता। नीना गुप्ता ये आपको याद करनी है। अगर चलिए मैं आगे करवाऊंगा वो, तो ये हमारी हो चुकी हैं। तो इसका क्या था, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। तो ये है हमारी आयुष्मान खुराना जी की, जो भी भाई बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो आयुष्मान खुराना जी हैं, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी हमें देखने को मिलती है। अगला है इन 1873 हु पब्लिश द फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ नर्व टिश्यू स्टेन्ड विद द ब्लैक रिएक्शन टेक्निक डिस्क्राइबिंग अ वोल नर्व सेल। हिंदी में करके दिखा देता हूँ, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए हिंदी वालों। इतना मैं इसको रफ कर लेता हूँ, या इसको साइड कर दूँ, बस हो गया रफ। तो देखो 1873 में किसने ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तांत्रिक ऊतक की पहली तस्वीर प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन था। तो ये किन्होंने की है, ये कैमिलो गोल्गी जी ने की है। इंग्लिश में कर देता हूँ, तो कैमिलो गोल्गी जी ने ये की है। तो अब सीधा याद रखना, गोल्गी जी ने ये की है। क्या किया था इन्होंने 1873 में ना, एक फर्स्ट फोटोग्राफ पेश की थी इन्होंने नर्व टिश्यू की, जो कहाँ पर बनाई गई थी, स्टेन्ड विद द ब्लैक रिएक्शन टेक्निक के साथ बनाई गई थी, जिसमें क्या था, एक पूरा पूरा नर्व सेल हमें देखने को मिला था। तो कैमिलियो गोल्गी जी के द्वारा बनाई गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2022 विराट कोहली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट हाउ मैनी रन्स इन T20 हिस्ट्री। तो अक्टूबर 2022 में कौन से इसे पहले वो बने हैं जिन्होंने T20 में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं। कोहली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट हाउ मैनी रन्स इन T20 हिस्ट्री। तो इन्होंने 11,000 रन है, तो भाई 11,000 का करना था मान लो, तो इन्होंने अक्टूबर 2022 में 11,000 रन है वो दे दिए थे। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 2022 का ये, पर मैं करवा दिया है। अभी ना भाई मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बहुत सारे क्रिकेटर्स की हैं वो मैंने आपके बुक करवाई थी। भाई बुक का क्वेश्चन ना आप हर एक सेट में देख रहे होगे, आपको देखने को मिल रहा था। बुक ना MTS के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो बुक करते हैं शुरू। तो हमारी पहली बुक है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट, ये पहले ही करवा चुका हूँ भाई, प्लेइंग इट माई वे, बस रिवीजन करवा रहा हूँ। तो मैं पूरा नाम नहीं लिखूँगा, यहाँ पर है सचिन तेंदुलकर। अगला है नो स्पिन। नो स्पिन ये किन की है, शेन वॉर्न की, शेन वॉर्न। अगली है सिक्स मशीन। सिक्स मशीन, यहाँ पर ना आपको मैं 10 बुक रिवाइज करवा देता हूँ। सिक्स मशीन है क्रिस गेल की, क्रिस गेल। और उससे अगले द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, माई लाइफ, ये है युवराज सिंह की, युवराज सिंह की। और उससे अगली करवा देता हूँ द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, आ सेंचुरी इज नॉट इनफ, आ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसके है, ये सौरव गांगुली जी की, सौरव गांगुली, गांगुली, गंगुली ऐसे ही होगा, नाम कैसे भी चल सकता है। तो अगली है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द हार्ट, ये है कपिल देव जी की। इन्होंने 1983 का हमें वर्ल्ड कप जितवाया था। अभी तक हम कितने वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, टोटल 7 जीत चुके हैं। ODI, T20 और ICC चैम्पियंस ट्रॉफी। तो ODI 2 जीते हैं, T20 3, ODI 2 जीते हैं, T20 भी 2 जीते हैं, और ICC चैम्पियंस ट्रॉफी हमने 3 अभी तक जीती हैं। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट और कौन सी है, अभी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट और कर लेते हैं हम। सेंचुरी नॉट इनफ, क्रिस गेल, शेन वॉटसन,
युवराज सिंह की हो गई, सौरव गांगुली, और है हमारी अच्छा एक 28 एंड बियॉन्ड, 28 एंड बियॉन्ड, ये किन के, वीवीएस लक्ष्मण जी की, लक्ष्मण। और अभी हम कर लेते हैं थोड़ी ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अगली है ईस्ट अगेंस्ट ओड्स, ये किन की थी, सानिया मिर्जा जी की, सानिया मिर्जा। फिर साइना नेहवाल की भी कर लेते हैं, साहिना नेहवाल, नेहवाल। इनकी क्या थी, इनकी थी प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन। अगली कर लेते हैं मैरी कॉम जी की, मैरी कॉम, अनब्रेकेबल थी इनकी, अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल। अनडिस्ट्रीब्यूटेड ट्रूथ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रूथ, ये किनकी थी, माइक टाइसन जी की, माइक टाइसन। और अभी करवा देता हूँ, और भी करवा देता हूँ अभी मैं, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये किनकी थी, ये मिल्खा सिंह जी की थी, मिल्खा सिंह। एक थी गोल मेजर ध्यानचंद जी की, ध्यानचंद। ये सभी करवा चुका हूँ भाई पहले, बस रिवाइज करवा रहा हूँ, तो अभी आप इतना याद रखना। अच्छा इसमें ना एक और याद रख लेना जो मैंने वहाँ पर नहीं करवाई हुई है, वो है माइंड मास्टर, माइंड मास्टर, वो है विश्वानंद आनंद जी की, विश्वानंद आनंद जी की, जिनको 1991 में सबसे पहले मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला था। तो इनकी हम माइंड मास्टर, ये पिछले नहीं करवाई है, ये हमारी एक नई है, तो मैंने आपको करवा दी है। अभी आपको बस ये याद करनी है, ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ, अगर आप शायद साथ के साथ याद कर रहे होंगे तो आपको ये पहले से ही आती होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सिख लिटरेचर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे ऑफ द इंडियन लूनार मंथ। तो जो गुरु नानक देव जी का जन्म है वो कब हुआ था, तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं एक बार पूरा ना, हम जो सिख गुरुज हैं उनको पढ़ लेते हैं एक बारी। सिख गुरु, तो जो हमारे गुरु नानक देव जी हैं वो कौन से पहले गुरु हैं, इनके भाई टोटल यहाँ पर गुरु हुए हैं वो हमारे 10 गुरु हुए हैं, 4 5 6 7 8 9 10। पहले हमारे कौन से गुरु हुए हैं, वो हुए गुरु नानक जी, गुरु नानक जी। दूसरे हमारे कौन से हुए, गुरु अंगद जी, गुरु अंगद। तीसरे हमारे कौन से हुए, गुरु अमरदास जी, गुरु, अरे रे क्या लिख रहा हूँ, गुरु अमरदास जी, अमरदास जी। चौथे हमारे हुए गुरु रामदास जी, गुरु रामदास। पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जन देव जी। अगले हमारे गुरु हैं गुरु हरगोविंद जी, गुरु गुरा लिख दिया यहाँ पर तो गुरु होगा ये, गुरु हरगोविंद जी, हर गोविंद जी। उससे अगले हुए गुरु हर राय जी। उससे अगले हुए हमारे 8वें गुरु हुए हैं गुरु आई गेस कृष्ण जी हैं, हाँ गुरु कृष्ण जी। उससे अगले हुए गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर। और लास्ट गुरु हुए हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, अभी ना मैं इनके ये भी बता देता हूँ कि भाई इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं और अभी तक कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। तो देखो जो गुरु नानक जी हैं, एक तो इनसे पूछा गया इन्होंने किसकी शुरुआत की, तो इन्होंने की थी लंगर की शुरुआत। लंगर, जो लंगर की शुरुआत है वो इन्होंने की थी। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1469 में, कहाँ पर, तलवंडी
पाकिस्तान में, जो कि वहीं हिंदुस्तान का हिस्सा था। वैसे पंजाब में हुआ था, लेकिन जो आधा पंजाब भाई पाकिस्तान के पास है, मतलब बहुत ज़्यादा है। और भाई हमारे पास भी अपना पंजाब है, तो आज भी वहाँ पर पंजाब है। तो इनका 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था और इन्होंने लंगर की शुरुआत की थी। तो आप लंगर को कैसे याद रखते हो? लंगर, लंगर में क्या मिलता? खाना। और खाना क्या था? नान। देखो भाई एक ट्रिक है, कोई भी अपने दिल पे मत लेना यार, एक ट्रिक करवा रहा हूँ, कभी भाई बोलो। मैं इनकी पहले ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, सभी गुरु हमारे भी गुरु हैं ये। तो देखो लंगर हैं, तो नान से आप याद रख सकते हो। लंगर की शुरुआत किन्होंने की थी? गुरु नानक देव जी ने। अगर हम अंगद जी की देखें, अंगद, तो यहाँ पर इन्होंने क्या की थी? गुरुमुखी लिखी थी इन्होंने, गुरुमुखी लिखी थी इन्होंने, लिखी थी। तो देखो मुख, मुख हमारा क्या होता? अंग, अंगद, अंगद। मुख हमारा क्या होता है? अंग। एक अंग ही तो है हमारा मुख। तो गुरुमुखी लिखी थी अंगद जी ने। अगर हम यहाँ पर देखें गुरु अमरदास जी, तो अमरदास जी ने क्या किया था? इन्होंने आनंद खराज मैरिज है वो शुरू की थी। आनंद खराज मैरिज है वो शुरू कर दी थी इन्होंने, शुरू की थी। तो आप इसको यहाँ पर ऐसे याद रख सकते हो कि अमर, अगर आपको अमर होना है ना, तो आपको अपने जीवन में आनंद आना चाहिए। कोई भी काम करोगे आपको वो अमर करके जाना, तो आपको आनंद आना चाहिए। तो आनंद अमरदास जी से ऐसे याद रख सकते हो। गुरु रामदास जी, तो गुरु रामदास जी ने क्या किया था? इन्होंने अमृतसर जो अमृतसर शहर की खोज की थी इन्होंने, शहर की खोज की थी, मतलब बसाया था इन्होंने, खोज की थी। तो देखो राम के नाम में हमें क्या दिखता? अमृत है। राम के नाम में क्या है? अमृत है। तो राम अमृत ऐसे याद रख सकते हो। अगले हैं हमारे गुरु अर्जन देव जी। अर्जन देव जी ने क्या क्या काम किए थे? इन्होंने एक तो आदि ग्रंथ की शुरुआत की थी, आदि ग्रंथ की शुरुआत की थी। आदि ग्रंथ को मतलब कंपोज किया था, मान लो कंपोज किया था। और इन्होंने हरमिंदर साहिब, जिसे हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं, गोल्डन टेम्पल बनवाया था। अगले हमारे गुरु हरगोविंद जी, इन्होंने क्या किया था? अकाल तख्त की शुरुआत की थी, अकाल तख्त की शुरुआत की थी, और इन्होंने मिनी पीरी, ये मिनी पीरी क्या होती है? मिनी पीरी होती है बेसिकली कि भाई आपके जैसे काम हो गए तो दुनिया की ना मदद करो, दुनिया के पैसे से मदद करो, अपने शरीर से मदद करो, जैसे भी हो सकता है। तो मिनी पीरी है वो भी हरगोविंद जी ने शुरू की थी। अगले हमारे गुरु हर राय, गुरु हर राय इन्होंने क्या किया था भाई? दारा सिकों की मदद की थी, दारा सिकों की मदद की थी। और जो गुरु कृष्ण जी हैं सबसे छोटे गुरु हैं, मतलब एज के हिसाब से देखें तो इनकी भाई जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो ये डाइड एट यंग एज, ये बहुत ही छोटी उम्र में मृत्यु हो गई थी इनकी, डाइड एट यंग एज। अगला है गुरु तेग बहादुर जी, तो इनको ना औरंगजेब ने मरवा दिया था, औरंगजेब ने क्या करवा दिया था? इनको मरवा दिया था, किल्ड। अच्छा गुरु गोविंद जी हैं, ये हमारे आखिरी गुरु थे। और इनके बाद इन्होंने कहा दिया था कि कोई भी गुरु हमारे नहीं होंगे। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की, खालसा पंथ की। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने देखा भाई औरंगजेब ने हमारे गुरु जी को मरवा दिया, तो इन्होंने एक आर्मी बनाई थी, सिखों की आर्मी, तो खालसा तो पंथ की, इसलिए इन्होंने शुरुआत की थी। तो ये हमारे जितने भी हो गए ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि एक क्वेश्चन मैंने अभी देखो, जैसे औरंगजेब की था, तो ऐसे ही हमारे जो गुरु अर्जन देव हैं, इन्होंने किसकी मदद की थी? तो गुरु अर्जन देव ने खुसरो की मदद की थी, यहाँ पर खुसरो की सहायता की थी। ये खुसरो किसका पुत्र था? ये खुसरो था इसका जहांगीर का पुत्र था। तो भाई देखो ये खुसरो इनकी शरण में आया था, और ऐसे ही भाई दारा सिकों इनकी शरण में आते। तो गुरुओं का मानना था कि भाई कोई भी अगर हमारी शरण में आता है तो हम कैसे भी करके उनकी मदद करेंगे। तो ऐसे आप भाई ये सिख गुरु से रिलेटेड हमारे हर एक पर्सन हो गया है। अगर हम देखें तो सिख जो गुरु नानक देव जी की जयंती आती है वो कब आती है? वो कार्तिक के महीने में आती है। हिंदी में इसको हम कार्तिक कहते हैं, कार्तिक।
और कार्तिक में क्या क्या आता है, एक तो दिवाली आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बारी पूछ चुके हैं। एक हमारी छठ पूजा आ जाती है, छठ पूजा, दिवाली के आसपास के त्यौहार देख लो। एक हमारा करवा चौथ है, वो आता है। तो दिवाली, छठ पूजा और करवा चौथ हमारे कार्तिक महीने में आती है। और गुरु नानक देव जी की जयंती भी हमारी कार्तिक महीने में देखने को मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यक्षगान इज अ फोक डांस डेट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ। तो यक्षगान है वो कहाँ से रिलेटेड है भाई? मैंने लगता है आपको ना, यक्षगान है आंध्र प्रदेश में शायद, आई गैस कि भाई मैंने ये सभी आंध्र प्रदेश में पढ़ाए हुए हैं, पर ये आंध्र प्रदेश के नहीं है। मेरे को ना भाई पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ पर काम करता है। जितने भाई मैंने पीछे आंध्र प्रदेश से करवाए ना वो कर्नाटक के हैं, कर्नाटक के हैं। तो ऐसे ही आपको पता चल गया होगा जो यक्षगान वो कहाँ का है, वो कर्नाटक का है। भाई सॉरी यार, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ काम कर रहा था, अंधा अंधा से मैं भाई क्या बता क्या ट्रिक बना गया और कर्नाटक का थे वे सभी। तो आप देख लेना पिछली वीडियो में। तो कर्नाटक के मैं फिर से करवा देता हूँ। देखो नाटक, नाटक अभी इसको भूल जाओ भाई, इस ट्रिक को, उसकी इस ट्रिक को सीधा नाटक से जोड़ लो। नाटक करने वाले कौन होते हैं? वीर होते हैं, वीर गासे, वीर वीर होते हैं वो लोग। और वे क्या करते हैं? वीर गासे होते और वे बोलते कम है, बोला बोलक, कम कर साले, काम साले, काम साले हैं। एक ढोलू करके है, और एक था हमारा बोला कर वीरगा से, एक था यक्षगान, यश नाम का, यश और ढोलू नाम के दो छोरे थे, यक्षगान। तो ऐसे आप याद सकते हो। एक भूतिया करके था, एक भूतिया, एक नाग करके था, नाग, नागा, नाग मंडला, मंडला। तो ऐसे भाई आप जो हैं कर्नाटक के हैं वो डांसी जब वो याद कर सकते हैं। तो अभी हम कर लेते हैं हरियाणा के, मैंने आपको करवा रखे हैं, ये बाद में रिवाइज करेंगे। अभी हम ना एक बारी राजस्थान ये देख लेते हैं, इसमें इसको मैं एक बारी रफ कर देता हूँ, राजस्थान के भी देख लेते हैं भाई, और फिर हम एक गुजरात के देख लेंगे, फिर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे। देखो हम कर चुके हैं एक तो कर्नाटक के, कर्नाटका और गोवा, और हम कर चुके हैं किसके? हरियाणा के। और आज मैं आपको करवा दूंगा राजस्थान और किन के? गुजरात के। तो 5 स्टेट हमारी कवर हो जाएंगी। तो पहले हम उठा लेते हैं राजस्थान को। तो राजस्थान के हैं जो हमारे फोक डांस हैं। तो देखो राजस्थान का एक तो हमारा क्या है, एक तो हमारा घनघोर, घनघोर, एक कलबेलिया, कलबेलिया, एक हमारा घूमर, झूमर भी होता है, घूमर ये हरियाणा में भी है, क्योंकि भाई दोनों स्टेट लगती हुई है ना, तो एक आपस में एक दूसरे में चले जाते हैं। अगला है सुई सीनी, तेरा ताली, तेरा ताली, और अगला है चारी, चारी। तो देखो राजस्थान के आपको ये कैसे याद करने हैं कि घनघोर, घनघोर है, कलबेलिया। जो आप ना राजस्थान में भाई बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो आप काले हो जाते हो, घूमते रहते हैं लोग वहाँ पर पानी के लिए, घूमर घूमर घूमर। अगर धूप में जाओगे ना तो आपको सुई सी लड़ने लगती हैं, सुई सी लड़ने लगती हैं भाई। आप ताली बजाते हो, ताली बजाते हो, जैसे राजस्थान में क्या होती है, धूप चली जाती है ना, आप 13 ताली बजाते हो, 13 ताली बजाते हो। और भाई वहाँ पर चारी, चढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मरुस्थल है, चढ़ने के लिए नहीं है, चारी, चारी ऐसे आप याद कर सकते हो। अच्छा जो एक कलबेलिया है वो किन के द्वारा मनाया जाता है? ये न वहाँ के जो नाग को पालते हैं उनके द्वारा बजाया जाता है। और इसके एक महत्वपूर्ण एक्सपोनेंट हैं, वो कौन है? नाग ट्राइब है, उनके द्वारा कराया जाता है। उनका नाम है गुलाबो सपेरा, गुलाबो सपेरा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बारी आ चुका है जो हमारा ये है। अच्छा ये घूमर है, ये किसके द्वारा कराया जाता है? ये करवाया जाता है भील ट्राइब के द्वारा। और ये ना माँ पार्वती को, माँ सरस्वती को, माँ पार्वती को नहीं, माँ सरस्वती को पूजते हैं, को पूजते हैं। और जो ये चारी है ना, ये हमारे गुज्जर मनाते हैं, गुज्जर लोगों में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये जो हमारा फेस्टिवल है। तो ये राजस्थान के फेस्टिवल हमारे हो गए हैं। चलिए अब हम गुजरात के कर लेते हैं। हालांकि गुजरात के मैंने आपको काफ़ी करवाए भी हुए हैं। कौन से करवाए थे बताओ भाई? टिप्पानी,
पानी कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है गुजरात में, ऐसे याद करा। एक करवाया था हमने मोदेरा, मोदी जी से मोदेरा। अच्छा एक और करवाया था भावाई, भावाई। अच्छा 2-3 तो आपको पता ही होंगे। एक तो भाई डांडिया, डांडिया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गरबा, ये तो भाई हमने सीरियल्स में भी मम्मी देखती थी जब हम देख लेते हैं डांडिया और गरबा। इसके बाद आ जाता है भाई जो हमें याद करने, गोपरास, गोपरास। एक है हूडो, एक लाशा, एक है सीधी धमाल, सीधी धमाल। एक हम विंचूड़ो, विंचूड़ो। एक है पदहार, पदहार। और एक है मट्टू कड़ी, मट्टू काड़ी। तो इनको आप कैसे याद रखोगे? मैं करवाऊंगा ना, चिंता काहे कर रहे हो। तो देखो ये तो मैंने भाई आपको बहुत बारी करवा चुका हूँ तीनों। और गरबा और ये तो आप जानते ही होंगे ये हमारे कहाँ से हैं। तो और गुजरात में भाई गोपियाँ, गोपरास से याद रख सकते हो क्योंकि गुजरात में जो श्री कृष्ण है उन्होंने बहुत ज़्यादा समय काटा था। तो गोपरास, गोपियाँ का रास, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो अगली हमारी जो ट्रिक है इसमें हम देखते हैं कि लूडो, लूडो के लिए पधारिए, के लिए पधारिए। विन मत होना, मतलब जीतना मत, विन मत होना। तो नहीं तो, विन मत होना, नहीं तो लाश सीधी बिछा दूंगा, लाश सीधी बिछा दूंगा, इच्छा दूंगा। मतलब लूडो खेलने के लिए बुला भी रहा, बंदे को डरा भी रहा। लूडो के लिए पधारिए, विन मत होना, नहीं तो लाश बिछा दूंगा। तो लूडो से बना हूडो, लूडो से बना क्या? हूडो। पधारिए, पधारिए से बना पधार, पधार। ठीक है। विन से बना हमारा विंचूड़ो, विंचूड़ो ये बन गया। और मत होना, होना। और क्या? नहीं तो लाश, लाश से बना लाश्य, लाश्य। और सीधी बिछा दूंगा तो सीधी धमाल, ऐसे आप याद कर सकते हो इनको। और मत, मत से है हमारा मट्टू कड़ी, मट्टू कड़ी आप इसको याद कर सकते हो। तो देखा मैंने कितने अच्छे से आपको गुजरात के हैं वो भी याद करवा दिए हैं। अभी करते हैं हम हरियाणा के, और जो हमारे किनके थे? गोवा के। गोवा के तो भाई इतनी बारी करवा चुका हूँ। गोवा मैन क्या करने जाते हैं? मैनों जाने के लिए तरंग उठती है, तरंग मेल। फिर वहाँ पर गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी कौन सी? हमारी फुलगड़ी, फुलगड़ी। और फुलगड़ी उसके बाद वे करते हैं डालो, गुफा में गोफ, गोफ में डाल देते हैं, डालो, गोफ में डालो। अच्छा और क्या थी? और थी रोमत। एक तो फुलगड़ी थी, एक ताल गाड़ी थी, ताल गाड़ी। रोमत सा जाओ, सो जाओ, सब सो जाओ, सो जाओ, जागो, जागोर। तो और एक था देखनी, देखते हैं ना वहाँ पर जाके भाई बीचीज पे हम, तो देखनी। तो ये हमारे गोवा के थे। अच्छा हरियाणा के थे भाई, एक तो लूर डांस थे क्योंकि लू चलती है यहाँ पर। एक थे धमाल, सीधी धमाल है देखो गुजरात में, और धमाल है सिर्फ हरियाणा में। हरियाणा के लोग क्या करते हैं? धमाल मचाते हैं। एक था सांग डांस, सांग। एक थी छठी, जो बच्चा छठी में पैदा होता है। एक था गुग्गा डांस, गुग्गा जो गुग्गा नवमी के त्यौहार पे होता है। एक था खोड़िया डांस, खोड़िया जो यहाँ पर जो लड़का शादी के लिए चले जाते हैं, जो घर में औरतें बचती हैं ना उनके द्वारा किया जाता है, तो ये है खोड़िया डांस। तो आप ऐसे भाई हरियाणा और गोवा के मैंने आपको दोनों के दोनों करवा चुका हूँ। अभी हमारे राजस्थान के हो गए, कर्नाटक के हो गए और गुजरात के भी हो गए हैं। तो यक्षगान है वो हमारा कर्नाटक का है। चलिए अगले क्वेश्चन, द ब्रिक टेम्पल ऑफ भीतरगांव इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो जो भीतरगांव का ब्रिक टेम्पल है जो हमारा किससे बना हुआ है? ये हमारा ईंटों से बना हुआ। तो ये कहाँ पर है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का है। अच्छा ये जो भीतरगांव का ये किसके ऊपर है? ये तो गुप्ता पीरियड में बना हुआ था, गुप्ता पीरियड में बना था, में बना था। और भाई ये कहाँ पर है? भीतरगांव का जो टेम्पल है ये हमारे यूपी के कानपुर शहर में है, कानपुर शहर में। जहाँ के कौन है? जहाँ के हैं परमार सर
परमार सर है आगे, तो परमार सर जो है जहाँ के हैं ब्रेक टेम्पल के, तो वहीं के हैं ये। ठीक है, चलिए अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज फाउंडेड इन बंगाल, तो बंगाल में कौन सी फाउंड की गई थी। तो देखो बंगाल में हमारी कौन सी फाउंड हुई थी, तो पहले तो हम आर्य समाज की बात कर लेते हैं। तो आर्य समाज मैंने आपको बताया था 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती पहले ही करवा चुका हूँ, बस रिवाइज कर रहा हूँ। इनकी बुक थी, वो थी, इन्होंने नारा क्या दिया था, नारा था इनका वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। बुक थी सत्यार्थ प्रकाश। बस आपको इतना याद रखना। अच्छा, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, इनकी स्थापना हुई थी बॉम्बे में। बस आपको इतना ही याद रखना है। अभी हम कर लेते हैं सत्यशोधक समाज तो और प्रार्थना समाज। तो सत्यशोधक जो समाज है वो किन के द्वारा कराया गया था, और प्रार्थना समाज है वो किन के द्वारा कराया गया था। तो सत्य की खोज कब होती है बताओ। तो आप सत्य की खोज कब करते हो, जब सत्य की आप ज्योति लगाते हो। तो इसमें आपको याद रखना ज्योतिराव फूले। सत्य की ज्योति लगाओगे ना तभी आप कामयाब होगे। सत्य की ज्योति इन्होंने कब शुरुआत, ये भी बॉम्बे में ही हुई थी। कब हुई थी, 1873 में। और इनकी जो पत्नी थी ना, ज्योतिराव फूले जी की पत्नी थी सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले ये सबसे पहले वुमन टीचर है, फर्स्ट वुमन टीचर ऑफ इंडिया। इनको ये खिताब हमें देखने को मिलता है। सावित्रीबाई फूले ज्योतिराव फूले की पत्नी है। अगला हमारा प्रार्थना समाज। प्रार्थना आप कब किससे करते हो, आत्मा से करते हो। प्रार्थना करते हो आत्मा से। आत्माराम पांडुरंग। रुकिए, इसको ना मैं पूरा ही ऊपर कर लेता हूँ। तो प्रार्थना आप किससे करते हो, आत्मा। एक मिनट। तो देखो प्रार्थना किससे होती है, आत्मा से होती है। तो आत्मा राम पांडुरंग इन्होंने कब की थी, इन्होंने बॉम्बे में की थी। तीनों ही बॉम्बे के हमारे ये तीनों। तो इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की खोज की थी। इनके साथ कौन कौन थे, तो थे एम जी रनाडे और थे हमारे केशव चंद्र सेन। अभी हम कर लेते हैं रामकिशन मिशन। अभी आपको पता ही चल गया होगा कि कौन सा है जो हमारा बंगाल में हुआ था। ये हुआ था रामकिशन मिशन, ये हमारा बंगाल में हुआ था। और इनकी जो खोज है वो किन्होंने की थी, इनकी की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने कब की थी, 1897 में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, वो था 12 जैन 1863 में। 12 जैन को हम क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल यूथ डे। पहले ही करवा चुका हूँ वैसे ये। इन्होंने शिकागो में स्पीच कब दी थी, 1893 में शिकागो में स्पीच दी थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 1902 में। तो ये आपको याद रखना है। तो बंगाल में कौन सा फाउंड हुआ था, रामकिशन मिशन है वो फाउंड हुआ था। अगला है ऑन 15 अगस्त 1947 द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू रेज द इंडियन नेशनल फ्लैग अबव द। तो ये कहाँ पर था, देखो 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले की कौन से गेट के ऊपर भारतीय ध्वज फहराया था। तो इन्होंने लाहौरी गेट की तरफ फैलाया था। अब ये लाहौरी गेट का क्या पंगा है, देखो इसमें ना हमारे इसमें जो लाल किले में है ना,
इसमें गेट हैं, तो ये लाहौरी गेट है ना, इसका जो मुंह है वो लाहौर की तरफ है, अजमेरी गेट का अजमेर की तरफ है, कश्मीरी गेट का कश्मीर की तरफ है और दिल्ली गेट का दिल्ली की तरफ है। तो ऐसे हमारे गेट हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री हमारे पहले हुए हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने लाहौरी गेट पे है वो तिरंगा फहराया था। अच्छा, मेरे को ना इसे लाल किले से एक याद आ रहा है बिस्मिल्लाह खान जी का। इन्होंने हालांकि करवा चुका हूँ, बिस्मिल्लाह खान जी ने जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी, इन्होंने शहनाई बजाई थी यहाँ पर। तो ये याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो मंदारिन, तो मैं एक बार ये सभी ही करवा देता हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, कंट्रीज। तो देखो, हम पहले करते हैं अफगानिस्तान की, भूटान की, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, नेपाल की, श्रीलंका की, लंका, और कौन सा बच गया? म्यांमार। तो देखो, अफगानिस्तान की इसकी है दारी और पास्तो। भूटान की है ड्रगोंज, इसका जैसा नाम DJ ओंखा। बांग्लादेश की है बंगाली। पाकिस्तान की है उर्दू, हालांकि बोलते पंजाबी है ये। नेपाल की है नेपाली। श्रीलंका की है सिन्हाला। यह तमिल भी बोलते हैं, यहाँ पर तमिल भी है क्योंकि बहुत सारे तमिल के आदमी हैं वो वहाँ पर गए हुए हैं। और म्यांमार की है बर्मीज। अब आप इनको याद कैसे करोगे वो भी करवा देता हूँ। तो देखो, अफगानिस्तान है ना, उनके पास क्या डेयरी है, अफगान डेयरी है, ऐसे याद कर सकते हो। भूटान, भूत ना डीजे के आगे नाच रहा है, भूत है डीजे के आगे नाच रहा है। तो बंगाली आप याद कर सकते हो, पाकिस्तान की उर्दू आसानी से याद हो जाए, नेपाली की है नेपाली, आराम से याद हो जाए। श्रीलंका तो एस ऐसे याद कर सकते हो, सिन्हाला। और म्यांमार का पहले नाम क्या था? बर्मा, ठीक है। तो ऐसे ही बर्मीज है इनकी, तो बर्मीज आप ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा, मंदारिन है वो आपको पता ही है। अब कौन बच गया? चीन। तो चीन की है वो मंदारिन लैंग्वेज है। तो मैंने आपको सभी लैंग्वेजेज भी करवा दी हैं। अगला, किस देश में एक विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास सहित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इंग्लिश में भी कर देता हूँ। Which of the following is used to measure the total output of goods and services in an economy, including है यहाँ पर depreciation, जो मूल्यह्रास है during a specific period within the country। देखो, within the country है तो होती है हमारी GDP। अभी मैं आपको करवा देता हूँ GDP क्या होती है। देखो, बेसिकली हमारी एक तो होती है GDP, एक होती है NDP, एक होती है GNP और एक होती है NNP। तो देखो, GDP क्या होती है? अगर मैं इसकी पूरी वो लिखवा दूँ, टोटल मार्केट, एक बार आपको GDP समझ में आ गई तो सब कुछ आ जाएगा। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within a country border in a specific period। तो देखो, अगर अब मैं लेमैन की आराम की भाषा में समझाता हूँ, अभी तक आपको GDP का नहीं पता। GDP में क्या है? बेसिकली आपका मान लो हमारा ये भारत देश है, इसमें ना जितनी भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कोई भी चीज़ बनी, मतलब पेन बना, पेंसिल बना, कुछ भी है जो भारत के इस अंदर बनेंगी, तो उसको हम कहते हैं GDP। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये एनडीपी क्या है? ये है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल नहीं 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 नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये हमारा नेट डोमेस्टिक, मैं भी कुछ ही बोल देता हूँ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये जीडीपी से नेट में कैसे आएंगे? तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन क्या? मान लो देखो जीडीपी, जीडीपी को ना मैं बताता हूँ आपको, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। मान लो आपने ये है हमारे देश की बाउंड्री, ठीक है। यहाँ पर क्या किया हमने, एग्जांपल है ये, यहाँ पर हमने ना बहुत सारे फल के पेड़ लगा लिए या एक फसल बोली। तो जो हमने एक अपनी अंदर इसके अंदर लगाई है ना टेरिटरी के, तो वो तो हो जाएगी जीडीपी। अब क्या होगा, थोड़े दिन में ना जो हमारी फसल है वो ख़राब होती रहेगी, फिर हम लगाएंगे, ख़राब होगी तो इस फसल का ना मूल्य ह्रास होगा। तो हम जो फैक्ट्रियाँ लगाते हैं भाई, उनके कोई औजार ख़राब हो गए या कुछ वो पुरानी होती है तो उनकी कीमत घटती है, तो उसको कहते हैं हम डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी होगी इसमें पूरे में है जो हमने एक कुछ स्पेसिफिक टाइम में या एक साल में जितने भी हमने यहाँ पर चीज़ें उगाई हैं या हमने प्रोड्यूस किए हैं, वो तो हो गई जीडीपी। और भाई एक साल के बाद जो हमारी जो चीज़ है उसके मूल्य ह्रास हुआ, मतलब कोई हम मशीन लगाई है वो एक साल के बाद उसकी वो कीमत नहीं रहेगी, घटेगी, 1 लाख या 90,000 की हो जाएगी। और भाई उसके कुछ जो पार्ट्स हैं वो भी टूटे फूटेंगे, तो वो हो जाती है एनडीपी। तो जीडीपी में से अगर आप डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो हो जाता हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसे ही हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, ये हमारा क्या होता? ये ना अगर हमारे देखो, अब ये हमारा भारत देश है, इसके बाहर भी कोई बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, यूएसए में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, तो यहाँ से जो लोग पैसा भेजते हैं, बाहर से भी तो पैसा आता ना, तो वो भारत देश का तो है ही है, पर जो बाहर से पैसा आएगा तो वो हो जाएगा हमारा जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो जीडीपी प्लस में नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो ये होता हमारा जीएनपी। फिर एनएनपी क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसका हम फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें से क्या है, जीएनपी में से फिर से वही मूल्य ह्रास घटा तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये आ जाएगी हमारी एनएनपी। तो देखो इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि कोई स्पेसिफिक पीरियड में जो गुड्स एंड सर्विसेज बनी है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगा हटाया नहीं है, तो हमारा वो जीडीपी है। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा। अगला भी 14 फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग से रिलेटेड कौन सा नहीं है? तो ये तो आपको पता ही होगा भाई, वो हमारा पेनल्टी कॉर्नर। पेनल्टी कॉर्नर किससे रिलेटेड है? वो हमारा है फुटबॉल से, ये होता है फुटबॉल से, या हमारा ये हॉकी में भी हो जाता है पेनल्टी कॉर्नर, ये हमारा फुटबॉल में भी है, ये हॉकी में भी है। अच्छा, हमें हॉकी में एक और देखने को मिलता है ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग। मान लो ये कोई बंदा है, ड्रिबलिंग बताता हूँ क्या है, ये कोई बंदा है, तो ये इसके हाथ में ना फुटबॉल है, ये फुटबॉल को ना ऐसे उछाल रहा है ऊपर नीचे, ऊपर नीचे उछाल रहा है, जैसे भागते नहीं है। और या हॉकी में कैसे होगा, ये भाई आपके पास गेंद है और ये हमारी हॉकी स्टिक है, तो ये ना इससे बचा रहा, दूसरे अपोनेंट से इसको बचा रहा, आगे पीछे कर रहा, आगे पीछे कर रहा है, तो उसको हम ड्रिबलिंग बोलते हैं। ऐसे ही इसमें मान लो बास्केटबॉल है, इसमें हम ना आगे पीछे कर रहे हैं, आगे पीछे करने बचा रहे हैं, तो उसको हम ड्रिबलिंग बोलते हैं। तो ये हॉकी में भी होती है, ये बास्केटबॉल में भी होती है, बास्केटबॉल, और ये हमारी वॉलीबॉल में भी हो जाती है, वॉलीबॉल। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। और ये जो तीनों है ना, ये हमारे किससे रिलेटेड हैं? ये हमारे तीनों के तीनों रिलेटेड हैं स्विमिंग से, स्विमिंग के। ब्रेस्ट स्ट्रोक क्या होता है? जब हम अपनी छाती से तैरते हैं एक मिनट रुकिए, जब अपनी छाती से तैरते हैं, बैक स्ट्रोक क्या है? जब हम अपनी पीठ से तैरते हैं, देखा नहीं है जैसे हम पीठ के बल तैरते हैं, तो पीठ से तैरते हैं। और फ्री स्टाइल है भाई, कैसे भी तैर सकते हैं, पीठ से, छाती से, पानी के नीचे जाके, कैसे भी हम इसमें फ्री स्टाइल में तैरते हैं। तो ये हमारे तीनों रिलेटेड हैं किससे? स्विमिंग से। चलिए आगे चलते हैं।
द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर विच इज अ पार्ट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे लिंक्स विच ऑफ द टू सिटीज ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखो ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल। तो ये देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हमारा यहाँ से दिल्ली से शुरू होगा, ये भारत देश है मान लो, ये हमारा भारत, प्यारा भारत। यहाँ पर मुंबई, फिर चेन्नई और यह है कोलकाता। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है हमारा दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से और यहाँ पर दिल्ली को कोलकाता से। तो ऐसे हमारा एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो बन जाता है। अच्छा फिर इसमें ना हमारा क्या आता है, एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आता है और एक आता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो यही फिर से हमारा भारत देश। तो देखो जो ईस्ट यहाँ पर है, वेस्ट नॉर्थ साउथ, मैं पेन बदल लेता हूँ। तो जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है इस ये हमारा कहाँ पर, ये है एक तो वेस्ट में हमारा क्या यहाँ पर गुजरात, तो पोरबंदर, पोरबंदर और सिलचर। सिलचर कहाँ पर, असम में, और पोरबंदर कहाँ पर, गुजरात में। ये तो हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। एक हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, यहाँ से श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है, से कन्याकुमारी जो कहाँ पर है हमारा तमिलनाडु में है। तो ये है हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ये हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अगर हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर देखें तो ये हमारा लगभग 3300 किलोमीटर का। और अगर हम यहाँ पर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देखें तो इसका जो टोटल एरिया है ना इसका भी बता देता हूँ। तो 5846 है वो हमारा इसका टोटल एरिया हमें देखने को मिलता है। और अगर हम नॉर्थ से साउथ का देखें, इसका भी बता देता हूँ, तो इसका है लगभग 4000 किलोमीटर, इसका 3300 और ये है भाई 4000 किलोमीटर के आसपास। तो ये हमारा जो है ईस्ट और वेस्ट पूछा ना, सिलचर और पोरबंदर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेवंथ मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेडिवल लैटिन वर्ड कलियुम। तो देखो जो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है ऊपर, बेसिकली हमारी ना अर्थ में 3 लेयर होती हैं, एक तो क्रस्ट, एक मेंटल, एक कोर। तो जो हमारी ऊपरली अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें जो 7वां मोस्ट अबंडेंट पूछा इन्होंने, मोस्ट अबंडेंट का मतलब है जो सबसे 7वां प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसकी मैं एक बार आपको ट्रिक भी करवा देता हूँ। ट्रिक तो क्या ही है, यह है ओ सी हाल, फिर आ जाता है हमारा आयरन, फिर आ जाता है हमारा कैल्शियम, फिर आ जाती है नाइट्रोजन, NO सोडियम, और फिर आ जाता है मैग्नीशियम, फिर आता है पोटाशियम और फिर आ जाता है टाइटेनियम। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन लगभग 46% के आसपास है। फिर आ जाता है सिलिकॉन जो 28% के आसपास है। फिर आ जाता है एल्यूमिनियम जो लगभग 8.8% के आसपास है। फिर आ जाता है आयरन Fe जो कि 5.6% के आसपास है। फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम और फिर आ जाता पोटाशियम और फिर आता टाइटेनियम। तो इन्होंने 7वें नंबर को पूछा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वें नंबर पर हमारा मैग्नीशियम है। 7वां तो पूछा इन्होंने, 7th मोस्ट। 1 2 3 4 5 6 7। भाई साहब कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ओ सी हाल, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटाशियम कैसे हो सकता है भाई? कुछ गड़बड़ की है क्या हमने? जस्ट अ मिनट गाइज, देख लेते हैं हम। पोटाशियम जस्ट अ मिनट, एक बार ना मैं इसको देखता हूँ कि हमारे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। मेरे को 1 मिनट दीजिए।
तो देखो भाई सातवां यही होता है पोटेशियम। पर ये जो हमारी सीरीज़ है ना, ये भी मैंने आपको सही बताई थी, ओ सी हाल करके, फिर आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम। तो अब पोटेशियम यहाँ पर सेवंथ है, जो याद करके रखना। इसको ना मैं आपको आगे क्लियर करूँगा कि इसमें हमारी क्या गड़बड़ हुई है। और जो ये कालियम है ना, ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? देखो, ये कालियम का मतलब है एस, जो पोट एस होती है, मतलब जो राख होती है, वहाँ से ये हुआ है। तो पोटास किस में होता है? राख में होता है। पोटेशियम किस में होता है? राख में होता है। तो ऐसे आप इसको कर सकते थे। चलिए, व्हाट इज द एम ऑफ द आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो आर्टिकल 44 है उसका क्या एम है? तो वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का है। तो टू सेक्योर फॉर द सिटीजन्स आ यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो चलिए, हमने पिछली उसमें क्या किए थे, फंडामेंटल राइट्स शुरू कर दिए थे ना, तो मैं उनको आगे करवा देता हूँ। फंडामेंटल राइट्स, तो हमारा समानता का अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, समानता स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, और संस्कृति एवं संस्कृति एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता, और संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता। तो देखो, समानता का अधिकार हमारा कितना? 14 से 18 है, ये है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 24 से 25 से 28, ये है 29-30, और ये हमारा 32। ठीक है। अगर हम बात करते हैं समानता के, अभी समानता के हम 14 से 18 तक पढ़ लेते हैं। 14, 15, 16, 17 और 18। तो 14वां हमारा क्या है? 14वां हमारा कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। मतलब जो कानून है वो प्रत्येक आदमी को ना बराबर का दर्जा देगा, मतलब किसी के लिए ऊपर नहीं, किसी के लिए नीचे नहीं, सभी के जो कानून है वो सेम होना चाहिए। पर भाई ऐसा भारत में नहीं है। कानून है भाई जो अमीरों के लिए अलग है, कहने को सेम है पर नहीं भाई, बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। अगला है धर्म, लिंग, जाति आदि के बारे में भेदभाव की मनाही। तो किसी के धर्म के बारे में भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई आप हिंदू जाति से, मुस्लिम से, सिख हो, ईसाई हो, आपको प्रत्येक को जो कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग से मतलब कोई मेल है, फीमेल है, तो उनके हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। रंग, रूप आदि के उसमें भेदभाव नहीं किया जाता है। अगला है अवसरों की समानता, अवसरों की समानता, कि प्रत्येक को मान लो अवसरों की समानता, जो सरकारी काम है, सार्वजनिक रोजगार में, सार्वजनिक रोजगार में, मतलब भाई कोई सार्वजनिक रोजगार है, जो गवर्नमेंट जॉब्स है, वो उनको ना सबको अवसरों की समानता मिलनी चाहिए। अगला छुआछूत की समाप्ति, छुआछूत की समाप्ति। छुआछूत की समाप्ति क्या है? छुआछूत होता मतलब मान लो पहले क्या था भाई, अमीर वर्ग या ऊपर वाली जो कास्ट हैं, वैसे भगवान ने तो सेम होना है, उनके ना अलग अलग कुएं होते थे, मतलब यहाँ से ना वो पानी नहीं भर सकते थे, मंदिर भी भाई वे नहीं जा सकते थे। जो हम निचली कास्ट के मतलब ऐसा बोलते हैं, तो जो छुआछूत की समाप्ति की गई थी। अगला है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या है? मान लो जैसे हम ना गांधी जी को कहते थे, गांधी जी को कहते थे केसर ए हिंद, केसर ए हिंद। तो इन्होंने जो भाई 1919 का रोल्ट एक्ट हुआ था, तो इन्होंने अपने केसर ए हिंद की है, जो वो 1919 का रोल्ट एक्ट में नहीं, इन्होंने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें इन्होंने अपना केसर ए हिंद की जो उपाधि है वो
दे दी थी। ऐसे ही जो हमारे सुभाष चंद्र बोस उन्होंने नाइटहुड की उपाधि है। तो अभी ये गांधी जी क्या लिखते, ये लिखते केसर ए हिंद मोहन दास करमचंद गांधी। लेकिन भाई 18वें आर्टिकल के हिसाब से ये ना जो उपाधियां हैं उनका अंत करवा दिया गया। अब कोई बंदा ना अपने इसमें सीधा लिखेगा, ये सीधा लिखते अगर आज होते तो मोहनदास करमचंद गांधी ऐसे लिखते, ना कि ऐसे लिखते केसर ए हिंद। पहले तो भाई कई कई उपाधि हो जाते तो नाम बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते, तो उपाधियों का अंत किया गया था। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो मैं आपको अगली वीडियो में करवा दूंगा, चिंता मत करना। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ कमलेश्वर वाज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2003। तो जो कमलेश्वर जी की है उनको 2003 में किसके लिए मिला था? अगर देखें तो जलती हुई नदी ये भी इन्हीं की किताब है, काली आंधी ये भी इतनी है, एक कितने पाकिस्तान ये भी इनकी है, और एक सड़क 57 गलियाँ ये भी हमें इनकी ही देखने को मिलती हैं। तो जो इनकी किताब हैं वो सभी की सभी इनकी ही हैं। और मैं इनकी कमलेश्वर जी की और भी किताब करवा देता हूँ, कमलेश्वर। हालांकि मैं कितने पाकिस्तान उसको पढ़ने की भी अभी शुरू करने वाला हूँ। तो एक और है इनकी समुंदर में खोया हुआ आदमी तो ये भी आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनको 2003 में साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था, कितने? पाकिस्तान के लिए। ये भाई मैं अभी पढ़ने वाला हूँ, मैं बता भी दूंगा पढ़ने के बाद। तो ये थी इनकी इम्पोर्टेंट बुक। अभी कर लें करवाऊँ जो वे थी हमारी पिछली प्राचीन जो किताबें हैं, बस यही करना भाई आपको ट्रिक। हर्ष का बाण, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन की थी नागनंदा प्रियदर्शिका और थी नाग प्रियदर्शिका रत्नावली, ठीक है। ये हर्ष के उसमें थे। अच्छा फिर आ जाते हैं हमें हरि का समुंदर। तो यहाँ पर हरिसेन थे, कादम्बरी। बाणभट्ट ने कादम्बरी भी लिखी थी भाई, इनकी थी वो कादम्बरी। तो हरिसेन किन के थे? समुद्रगुप्त के में थे। और फिर था हमारा रवि पुल करता है, रवि होल को पुल करता है। तो पुलकेशिन द्वितीय के में रवि कीर्ति थे। एहोल इंस्क्रिप्शन था यहाँ पर। हरि का था तो राग करते समुद्र में, प्रयागराज यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको रिवाइज करवा दी पिछली वीडियो भाई, वो समझ गए होंगे, नए वालों को तो नहीं आएगा। फिर जो द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज फाउंड बाय द एम जी रानाडे और जे वी जोशी। एम जी रानाडे और जे वी जोशी ने कौन सी है वो यहाँ पर वो की थी? तो उन्होंने की थी पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा है, इन्होंने इसकी यहाँ पर खोज की थी। अगर यहाँ पर देखें द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये कब हुई थी? 1885 में ही हुई थी, जब हमारी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी खोज हुई थी। ये खोज किसकी होती? A.O. ह्यूम द्वारा। दोबारा से आ जाते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में हुई थी। अच्छा ये किन के द्वारा हुई थी? ये तो एक तो हुई थी फिरोज शाह मेहता द्वारा, और एक इसमें थे बदरुद्दीन त्याब जी। ये भाई पहले मुस्लिम भी थे जिन्होंने प्रेसिडेंट बने थे INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी यही बने थे। और एक और थे KT तेलांग। तो इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी की खोज की थी। इंडियन नेशनल मतलब बता दिया, A.O. ह्यूम के द्वारा खोज की गई थी। और अभिनव भारत की जो खोज हुई थी वो हुई थी भाई 1899 में। ये जो सावरकर द्वारा की गई थी। अभिनव भारत को ही 1904 में मित्रा मेला में ट्रांसफर कर दिया था। मित्रा मेला में मतलब इसको ही जो अभिनव भारत है ना, इसको बना दिया था मित्रा मेला 1904 में। तो ये आपको याद रखनी होगी। और तो कुछ नहीं है इसमें। अगला रोशन कुमारी, सोना नारायण, माया राव एंड कुंबनी लाखिया। भाई करवाया हुआ, बताओ जल्दी से कौन है ये? तो कुंबनी लाखिया से आप पकड़ सकते थे, नारायण जी की कथा होती है, माया चाहिए उनको, आपके जीवन में रोशन हो जाएंगे। तो ये हमारे कथक से रिलेटेड। तो कथक एक्सपोनेंट करवा दूँ याद? कथक का क्या मतलब? कथा हम कब करवाते हैं? सूर्य अस्त होने के। तो यहाँ पर अस्थाना सिस्टर्स कौन कौन सी हैं बताओ भाई, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, थोड़ा सा दिमाग। तो अस्थाना सिस्टर्स थी हमारी कामिनी अस्थाना,
कामिनी और नलिनी। फिर हमारे महाराज थे इसमें, महाराज बिरजू, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, अच्छम। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। फिर प्रसाद था, प्रसाद भी हमें 3 लोगों को में बांटा था, नारायण जी, फिर कालका जी और फिर ईश्वरी जी। ठीक है। फिर हमें एक और थी विद्या मिलती है, जब हम कोई भी कथा करवाते हैं तो विद्या गौरी, नहीं विद्या गौरी, हाँ विद्या गौरी, अरे विद्या गौरी अकबर। और हम कुमकुम का टीका लगाते हैं, कुमकुम धर। और एक और थी, रात को हम करते हैं ना तो अस्त हो जाता तो हम क्या दिखते हैं, हमें सितारा देवी, सितारा देवी। तो आप इसको याद कर सकते हो। और ये रोशन कुमारी, नारायण। जब हम यहाँ पर कथा करते हैं तो नारायण होता, मंगल होता है, तो मंगल भी थे एक। और माया राव और कुंभनी लाखे, ये हमारी कथक से रिलेटेड हैं, पहले ही करवा चुका हूँ सभी की सभी। रानिया माछिया इज अ फोक डांस ऑफ, तो रानिया माछिया हैं वो कौन से जो फोक डांस से रिलेटेड है, तो वो है हमारी उमा थाट से। ये कहाँ का है, ये हमारा कर्नाटका का, कर्नाटका। और ये धीमसा मैंने आपको करवाया हुआ है, ये आंध्र प्रदेश का है। और जो ये लंबाड़ी और घुसाड़ी है ये लंबाड़ी और घुसाड़ी भाई ये है तेलंगाना के। हालांकि जो ये लंबाड़ी है ना, ये भाई तेलंगाना में भी है, क्योंकि ना स्टेट्स हैं भाई आपस में टूट के अलग हो रखी हैं। तो ये आंध्र प्रदेश में भी हैं और ये हमें कर्नाटक में भी देखने को मिल जाता है। और भाई जो गुसाड़ी है, देखो अब मैं भाई थोड़ा दिमाग को ना वो रखना, एक ये ट्रिक है। और भाई आसपास में कोई हो तो थोड़ा वॉल्यूम बंद कर लेना। तो लंबा घूसा तेल लगा के तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। और एक और भाई जो तेलंगाना से रिलेटेड, डंडारी, तो डंडा लंबा घुसा तेल। ठीक है, ऐसे भाई तुम समझ जाओ, समझदार हो। तो इसका उमा हाट, ये भी कर्नाटका से। तो उमा है ना, उमा है वो नाटक करती है, उमा है नाटक करती है। नाटक से मैंने एक और करवाया था, जोग फॉल नाटक करती है। शरारत भी करती है, तो शरावती रिवर पे है जोग फॉल। ठीक है, ऐसे आपको याद करवाए हुए हैं। अगला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेबिट कार्ड एंड अ क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, इसमें ना आपके अकाउंट में जो पैसे होते हैं, खुद के पैसे हैं आपके, ये आप निकलवाते हो। और जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, क्रेडिट कार्ड, इसमें ना आप पैसा लेते हो पर वो आपका खुद का पैसा नहीं होता, वो बैंक का होता है, एक टाइप से आप लोन पे ले लेते हो। तो डेबिट कार्ड आर यूज फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाइल क्रेडिट कार्ड आर यूज फॉर इन पर्सन। नहीं, क्रेडिट कार्ड रिक्वायर अ पिन नहीं, वाइल डेबिट कार्ड रिक्वायर नहीं। डेबिट कार्ड विड्रॉ द मनी डायरेक्टली फ्रॉम अ बैंक अकाउंट वाइल क्रेडिट कार्ड अलाउज बोरोइंग अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो देखिए यही है। तो डेबिट कार्ड है, विड्रॉ करवाता आपका मनी डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक अकाउंट, जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें से डेबिट कार्ड से सीधा पैसा निकलवा सकते हो। वाइल जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको बोरोइंग मतलब पैसा लेते हो एक सर्टेन लिमिट तक का। तो ये होता हमारा डेबिट और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। अगला है द कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2022 का, पर करवा देता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर सेकंड अमेंडमेंट बिल 2022 हैज इंक्लूडेड नारी कोरवन एंड कुरीवीकरण कम्युनिटीज इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन ऑफ विच स्टेट। तो ये हमारे तमिलनाडु से रिलेटेड है। बस ये आप ये थोड़ी ही अगर करना चाहो, कुरीवकारण कम्युनिटीज और नारी कोरन कम्युनिटीज हैं, इनसे रिलेटेड ये जो ऑर्डर आया था, अमेंडमेंट आया था, ये तमिलनाडु का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर कर लेना, ट्राइब तो आ ही सकती हैं। विच ग्रुप ऑफ द म्यूजिशियंस वर अवॉर्डेड बाय द भारत रत्न फ्रॉम द फॉलोइंग। तो भारत रत्न से कौन कौन से हैं, तो अनु मलिक, उदित नारायण नहीं पढ़े हैं, आशा भोसले जी को नहीं, AR रहमान नहीं, हरिप्रसाद चौरसिया। तो पंडित रविशंकर भाई इतनी बार करवा चुका हूँ, कैसे नहीं आपको याद आया। और पंडित भीमसेन जोशी। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, हालांकि मैं एक बार भीमसेन जोशी जी का करवा देता हूँ। तो भीमसेन जोशी जी को कब मिला था, इनको मिला था 2008 में। ये कौन से घराने से रिलेटेड है, ये किराना घराने से।
रिलेटेड हैं। तो ये और भाई पंडित रविशंकर का मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले किनको भारत रत्न मिला था 1998 में? MS सुब्बुलक्ष्मी जी को, जिनको हम कार्नेटिक म्यूजिक की क्वीन कहते हैं, और जो किंग ऑफ द कार्नेटिक म्यूजिक है वो है पुरंदर दास। 1999 में किनको मिला था? पंडित रविशंकर जी को। पंडित रविशंकर जी क्या हो जाते हैं? सितार हो जाते हैं। 2001 में किनको किनको मिला था? बिस्मिल्लाह खां को। और किनको मिला था? लता मंगेशकर जी को, जिनको हम नाइट एंगल ऑफ बॉलीवुड भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर एंड पंडित भीमसेन जोशी। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज तसांगपो? तो तसांगपो है, देखो गंगा को तो नहीं कहते, आपको पता होना चाहिए। गंडक को नहीं, कावेरी के, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर को हम तसांगपो कहते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, इसको भी करवा देता हूँ। आज ये रिवर भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, ब्रह्मपुत्रा। तो देखो मान लो ये हमारा भारत देश है, और यहाँ से ये हमारा, ये मैंने एक साइड का अपना भारत देश बना दिया है। भाई मेरी जो ड्राइंग है उस पर मत जाना, काफ़ी बुरी ड्राइंग है। तो देखो जो हमारी ब्रह्मपुत्र ना, ये यहाँ से तिब्बत वाले रीजन, ये हमारा तिब्बत का रीजन है, यहाँ से निकलती है। फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर निकल के यहाँ पर एंट्री मारते हैं, और यहाँ पर ना बांग्लादेश में चली जाती है। यहाँ पर ना हमारा बांग्लादेश है। तो जहाँ से निकलती है उद्गम होती है, वो हमारा आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, फिर जो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर इसको बोलते हैं तसांगपो। जो ये रिवर है ना, यहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्रा नहीं बोलते, तिब्बत वाले क्या बोलते हैं इसको? तसांगपो। ठीक है। फिर ये यहाँ से ना अरुणाचल प्रदेश से है, वो भारत में एंट्री लेती है। और अगर हम इसकी कुल लेंथ देखें तो वो है 2900 किलोमीटर की। तो यहाँ से फिर ये असम में जाती है, और फिर यहाँ से जाती हुई हमारी इसमें मिल जाती हैं। अब बस इसकी सहायक नदियाँ और पढ़ लो। मैं पेन फिर से बदल लेता हूँ। तो सहायक नदियाँ, तो सहायक नदियाँ कौन सी? एक तो दिबांग, फिर एक है दिबांग लोहित, और धनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता, और सुबनसिरी। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? अरे देख रहे हो कैसे मटक रही हैं उंगलियां? अरे इसकी तो मटकी नहीं बोलने के बाद। तो मानस नेशनल पार्क आपको पता ही भाई, यहाँ पर असम में, तो ऐसे तो मानस याद हो गया। अच्छा, फिर सुबनसिरी, धनसिरी, धन सुबह आपके पास क्या जाता है? धन आता है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि आप श्री की पूजा करोगे, धन आएगा सुबह, धनसिरी, सुबनसिरी। और तीस्ता नदी तो आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए। और दिबांग लोहित और कामेंग, ये आप याद कर लेना। दिबांग लोहित कामेंग, काम दीने किया लो। तो दीने क्या किया? दीने काम दिया, लो दीने लो काम ले लो, दिबांग लो काम ले लो, कामेंग। ठीक है। तो दी ने कहा लो काम ले लो, दिबांग लोहित और कामेंग, धनसिरी, सुबनसिरी, मानस और तीस्ता। तो याद हो गई ना, इनकी सहायक नदियां हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ द वाटर ड्रेन बाय द नाइल ऑफ द नाइल रिवर? तो नाइल रिवर बेसिकली कहाँ पर है? ये हमारी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, इसमें नाइल रिवर है। तो यहाँ से जाती है ये, और यहाँ पर ना हमारा इजिप्ट आ जाता है। इजिप्ट में से आखिरी पे जाके, और ये ना यहाँ पर एक मेडिटेरियन सी है, दिखाऊँ मैं आपको मैप में? रुको मैप में दिखा। तो देखो भाई, ये हमारा भारत देश है। यहाँ से मैंने बताई थी आपको नदी निकल जाती है। तो मैं अब आ जाते हैं नाइल रिवर पर। नाइल रिवर भाई यहाँ से कहीं से चलती है, और यहाँ से जाके ना ये इजिप्ट है। आखिर में इजिप्ट से जाके ना ये हमारा मेडिटेरियन सी है। आपको दिख रहा है ये मेडिटेरियन सी? देखो ये रहा हमारा मेडिटेरियन सी। यहाँ पर जाके गिर जाते इजिप्ट में से निकल के। अगर ये इसमें नदियाँ होगी तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट, इसमें नदी नहीं दिख रही हमको इतनी साफ।
तो भाई यहाँ से शुरू होके ये सीधी हमारी जो मेडिटेरियन सी है ये यहाँ पर है, ये हमारा मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। तो यहाँ पर जाके है वो गिर जाती है इजिप्ट से होते हुए। तो आपको भाई दिखा दिया, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे करने में। तो तो व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ द वाटर ड्रेन बाय द नाइल रिवर, तो ये कहाँ पर जाके गिरेगी, मेडिटेरियन सी में। लास्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 149 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो देखो आर्टिकल, ये मैं आपको करवा देता हूँ। तो देखो जो आर्टिकल 108, अरे क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा भाई पेन, व्हाट द हैक, चला नहीं चला ये भी। तो देखो आर्टिकल 148, आर्टिकल 149, आर्टिकल 150 और आर्टिकल 151, तो ये हमारे किससे रिलेटेड है, ये हमारे कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल कैग से रिलेटेड है, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखो 148 में क्या दिया गया, तो जो कैग की नियुक्ति है, कैग की नियुक्ति, शपथ और शर्तों के बारे में हमें इसमें दिया गया है। अगर 139 में देखते हैं ड्यूटी दी गई है, ड्यूटी एंड पावर्स, कैग की जो ड्यूटी हैं वो पावर्स हैं वो दी गई हैं। इसमें दी गई है केंद्र एवं राज्य की, जो ये केंद्र एवं राज्य, राज्यों के जो खातों का प्रारूप है, खातों का प्रारूप है, राष्ट्रपति की सलाह पर ये बनाते हैं, की सलाह लेकर ये बनाते हैं और रिपोर्ट को पेश करते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट को पेश करने की रूपरेखा, की रूपरेखा। तो मैं आपको याद करूँगा, चिंता मत करो। 148 में ना मोटा मोटा हमारे कैग के बारे में दी गई है, उसकी नियुक्तियां दी गई हैं, शर्तें दी गई हैं। 139 में उसकी ड्यूटियां दी गई हैं। 150 में भाई उसकी जो बताई गई हैं केंद्र एवं राज्यों की जो उनको रिपोर्टें तैयार करनी है वो राष्ट्रपति की सलाह पे भी कर सकते हैं, या ऐसे तो वैसे उनका काम ही है। 191 में देखें तो रिपोर्ट की पेश करनी है, पेश करने की रूपरेखा दी गई है। तो आर्टिकल 139 जैसे मैंने बताया ड्यूटी और पावर्स हैं, तो ड्यूटी एंड द पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की यहाँ पर हमें दी गई हैं। तो यहाँ पर हमारा है ये फिनिश हो गया है, फिनिश। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, लाइक करोगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक कर दिया करो, बस यही है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।